All right. So the point is, here we studied about three major points about medieval history, or studied about the accounts of three travelers who visited India during medieval period, and they have left very informative accounts. ये तीन कौन कौन से लोग थे जिनके इंफॉर्मेटिव अकाउंट्स आज भी हमारे पास हैं, जिनको हम याद कर रहे हैं? Out of all these three, first one was Al-Biruni, who came from Uzbekistan. Second one was Ibn Battuta, who came from Morocco. And third one was a French doctor, Francois Bernier. So we'll study about these three people. One came with the arrival of Mahmud Ghazni, means start of Muslim rule. Second came while the Sultanate was at its peak, Muhammad bin Tughlaq's reign. And the third one was when almost the Mughal Empire was at its decline, or was at its end after Shah Jahan's reign or during Aurangzeb. इन तीनों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं अल-बिरूनी के बारे में. ये चीज हम लोगों ने कर रखी थी कि ट्रेवलर्स अकाउंट एक बेहतरीन सोर्स ऑफ हिस्ट्री होते हैं. वाई? ऐसा इस वजह से क्योंकि वो बहुत ही डिफरेंट सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट से आते हैं. सो उन्हें एवरीडे एक्टिविटीज, जो रोज की चीजें हैं ना, वो भी उन्हें बहुत स्ट्राइकिंग लगती हैं. एंड दैट्स व्हाई दे प्रोवाइड अस ग्रेट डिटेल ऑफ एनी सोसाइटी एंड कल्चर. ठीक है, उनके अकाउंट्स भी काफी इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि वो हर एक छोटी छोटी चीज को बहुत ध्यान से देखते हैं और उनके बारे में अपने ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं. और तीसरी बात कि ये लोग अक्सर करके जो फॉरेन ट्रैवलर्स हिंदुस्तान में आए हैं, जिन्होंने अपने अकाउंट्स दिए हैं, ये टूरिस्ट अक्सर करके कोड, रिलीजियस इशू, आर्किटेक्चरल फीचर्स, मॉन्यूमेंट्स, इन सारी चीजों पे बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं क्योंकि ये इनसे जुड़े हुए होते हैं. बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको जो कि आए हैं तो वो कोर्ट में रहे हैं, या रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए आए हुए हैं, या उनका कुछ और विशेष रिलेशन रहा है पॉलिटिक्स के साथ. नाउ लेट अस टर्न टुवर्ड्स अल-बिरूनी. अल-बिरूनी साहब कौन थे? इन्होंने कब हिंदुस्तान में कदम रखा? क्या कारण थे इनके आने के? क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया? We'll study all about this. So Al-Biruni was born in 973 in Khorasan. किसी का पैदा होना इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं होता, इसलिए याद करने की जरूरत नहीं है. हाँ, ये जरूर ध्यान रखने की चीज है कि ये इनका टाइम पीरियड क्या था. सो आप ये कह सकते हो कि जो है ये महमूद गजनी के समकालीन थे. उनसे छोटे ही रहे होंगे क्योंकि जो जिस छोटे बड़े या समकालीन आप कह सकते हो, क्योंकि महमूद गजनी वो जो है 1998 तक स्टार्ट कर दिया था अपना अटैक, और 1001 से लेकर के और 1026 के बीच में बड़े सारे अटैक उसने हिंदुस्तान पे करे हुए थे. और इसी बीच ये जो है खराजम से लाया हुआ अल-बिरूनी भी उनके साथ आया था. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, महमूद गजनी जो है वो स्कॉलर्स का बहुत इज्जत करता था, और ये खुराजम में पैदा हुआ था, उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ था. जब गजनी ने, महमूद ने अटैक किया था वहां पे, तो वहां पर इसको गुलाम के रूप में उसने खरीदा था. तो अल-बिरूनी वाज बॉट एज अ गुलाम, एज अ स्लेव. ये स्लेव के रूप में खरीदा हुआ व्यक्ति था. लेकिन इसकी विद्वता से बहुत वो प्रसन्न हुआ, बहुत इसकी विद्वता का वो कायल हो गया, एंड दैट्स व्हाई ही फाइनली मेड हिम हिज काउंसलर. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में याद करना. ही वाज अ लर्न्ड मैन, बहुत विद्वान आदमी था. वाज इन सेवरल लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाएं इसको आती थी. किसको? अल-बिरूनी को. कौन कौन सी भाषा आती थी? सीरिया की भाषा आती थी, अरेबियन आती थी, पर्शियन आती थी, हिब्रू आती थी, संस्कृत भी आ गई थी. ग्रीक इसको नहीं आती थी बस, लेकिन फिर भी इसने जो है अरबिक ट्रांसलेशन, ग्रीक लिटरेचर का भी कुछ एक पढ़ा था. लाइक ही लर्न्ड द अरेबिक ट्रांसलेशन ऑफ Greek philosopher like Plato. Mahmud Ghazni invaded Khwarazm in
1017 and brought al-Biruni with him to Ghazni. महमूद ने ख्वाराज़म पे अटैक किया था 1017 में और वहां से गजनी को वो खरीद करके ले आया था. When Punjab became the part of Ghaznavid Empire, al-Biruni who also followed Ghazni. हाँ यस बेटा बताओ. सर मोहम्मद और गजनी दो अलग अलग यहाँ पे बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं वही है, महमूद ऑफ गजनी कहते हैं इसको. ठीक है, मोहम्मद नहीं है, महमूद है. ठीक है, नाम उसका महमूद है, गजनी से था, इस वजह से उसको गजनी का महमूद कहा जाता है. महमूद गजनवी ऐसे हिंदुस्तानी लिटरेचर में उसका नाम मिलेगा. ये वही था जिसने सोमनाथ मंदिर तोड़ा था. तो जब इसने पंजाब पर अटैक किया और पंजाब गजनवीद एम्पायर में आ गया, यानी महमूद के एम्पायर में आ गया, तो अल-बरूनी भी उसके साथ आया, यहाँ पर सेटल हुआ. अल-बरूनी वाज मच इंटरेस्टेड in learning Indian text, Indian religion, Indian philosophy, and that's why he came into the contacts with local Sanskrit scholars. अब इसके पूरे आने जाने का जो रास्ता है वो आप यहां से देख लो. ये उज्बेकिस्तान है, यहां से अल-बरूनी शुरू होता है और फिर वहां से होकर के वो इस इलाके में आकर के रहता है. महमूद गजनी यहां से एक बार चल करके यहां तक भी आता है, लाइक बनारस में भी आता है एक बार संस्कृत पढ़ने के लिए, कुछ स्टडी के लिए. सर गजनी भी उज्बेकिस्तान का ही था? गजनी उज्बेकिस्तान का नहीं, वो गजनी का था. ठीक है सर, वो कहाँ पड़ता है? गजनी कहाँ पड़ता है? गजनी ये है ना इलाका बेटा, ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये इनके सेंटर में पड़ता है गजनी. और यहां से वो जो है जब उज्बेकिस्तान पे कब्जा किया हुआ था तो यहां से पकड़ करके लेके आता है अल-बरूनी को. अल-बरूनी उसी के साथ आता है फिर पंजाब में. आपको ये जगह दिख रहा है ना, ये वाला इलाका है जहां पर सोमनाथ का मंदिर हुआ करता था. तो फिर वहां पर अटैक करता है और फिर इस इलाके में बहुत सारी जगहों पर जो वेस्टर्न पंजाब आप कह सकते हो, किसी जमाने में हुआ करता था, पाकिस्तान में चला गया है, उस इलाके में अल-बरूनी रहता है. अल-बरूनी की लिखी हुई किताब को हम किताबुल हिंद कहते हैं. ठीक है, या कभी कभी इसको तहकीके हिंद भी कहते हैं. तो दोनों किताब एक ही हैं, अलग नहीं है. इसको तहकीके हिंद या किताबुल हिंद कहा जाता है. अरबी भाषा में लिखी हुई किताब है. 80 चैप्टर हैं कुल. इसमें कितने हैं? 80. इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे याद रखने लायक, ये बहुत मैथमेटिकल स्टाइल में लिखा हुआ किताब है. मैथमेटिकल समझते हो, मतलब हिज अप्रोच वाज क्वाइट मैथमेटिकल. मैथमेटिकल स्टाइल समझते हो क्या होता है? सर वेद और ये सब एस्ट्रोनॉमी. ना, मैथमेटिकल का मतलब होता है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट. सबसे पहले उसकी जो स्टाइल है वो हर चैप्टर में एक क्वेश्चन पूछता है और पूरा चैप्टर वही क्वेश्चन का डिस्कशन करता है, फिर दूसरा क्वेश्चन दूसरे में. तो आप यूं कह सकते हो कि जो 80 चैप्टर उसने लिखे हैं वो 80 प्रश्नों का जवाब दिया है उसमें. और हर एक चैप्टर एक विशेष विषय पर होता था, like philosophy, festival, astronomy, alchemy, manners, customs, social life, weights, measures, iconography, law, metrology. Means almost every topic covers one chapter. एक टॉपिक से रिलेटेड कोई एक शुरू में प्रश्न पूछेगा और फिर उसी का जवाब देगा. बाहर से व्यक्ति था, इस वजह से झूठ ज्यादा बोल नहीं सकता था. किसी से विशेष उसका प्रेम अनुराग इस तरह की चीज नहीं थी, घृणा नफरत कुछ नहीं था. So whatever he saw, he has written. And one more important thing, his main part of his book is the means the source or the materials that he has written is derived from text, Indian text. वो किताबों का बड़ा शौकीन था, तो वो जो कुछ भी पढ़ता था उसके हिसाब से जो हिंदुस्तान को वो समझ पाया वो लिखा करता था. So he begins each chapter with a question and followed up with a description. And then he made a comparison of cultures also. जब भी वो कोई चीज हिंदुस्तान के बारे में लिखता था तो हिंदुस्तान के उस कल्चर का कंपैरिजन वो अपने यहां से करता था, गजनी से करता था, ख्वाराज़म से करता था. ये बताने की कोशिश करता था कि उसका कल्चर हमारे यहां से कैसे डिफरेंस है. सो स्कॉलर्स वीव
This method is a result of his mathematical orientation. ये व्यू, कौन सा व्यू, जिसमें वो क्वेश्चन से शुरू कर रहा है, एकदम टॉपिक टू टॉपिक बात कर रहा है, फिर अपने यहां से कंपैरिजन कर रहा है, ये सारी चीजें उसके मैथमेटिकल अप्रोच को दिखाती हैं. इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट इज बैरियर्स फॉर अल-बिरूनी. अल-बिरूनी ने हिंदुस्तान में आकर के जो कुछ भी सीखा उसमें उसको मुश्किल क्या है? हाँ सर, यूक्लिड से भी रिलेटेड इन्होंने कुछ किया था? हाँ जी, दरअसल यूक्लिड की भी कुछ एक रचनाएं अरबी में ट्रांसलेट हुई थी जिसको इसने पढ़ा था. ये हालांकि जो है डायरेक्टली ग्रीक इसको नहीं आती थी, तो ये ग्रीक का ट्रांसलेशन जो है ग्रीक नहीं पढ़ पाता था, लेकिन हाँ ट्रांसलेटेड वर्क्स पढ़ता था. तो इस तरीके से इसको इंफॉर्मेशन ग्रीक्स के बारे में भी थी, दो नॉट ऑफ कोर्स डायरेक्टली. ठीक वैसे ही जैसे हमें आपको भले संस्कृत नहीं आती लेकिन संस्कृत के तमाम ग्रंथ हम लोगों ने ट्रांसलेशंस में पढ़े हैं. इस तरीके से बैरियर्स फॉर अल-बिरूनी. अल-बिरूनी को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा? कोई भी विदेशी व्यक्ति अगर हिंदुस्तान में आता है या किसी देश में जाता है और वहां के बारे में वो किताब लिखना चाहता है, वहां के बारे में वो जानकारी इकट्ठा करना चाहता है, तो उसकी जानकारी के बीच में जो है कौन कौन सी अड़चने आ सकती हैं, आइए हम उन अड़चनों को देखें. अल-बिरूनी के साथ कई सारे ऑब्स्टिकल्स थे, ऑब्स्ट्रक्शंस थे, बैरियर्स थे, प्रॉब्लम्स थे. तो क्या क्या थे? फर्स्ट बैरियर वाज लैंग्वेज. हर किसी के साथ आता है. आप अगर चले जाओ किसी ऐसी जगह पे, जर्मनी, फ्रांस या कहीं और, तो वहां सबसे ज्यादा आपको मुश्किल किस बात की आएगी? भाषा की. वही आपके समझ नहीं आएगा. So the first barrier with Al-Biruni was also the barrier of language. His language was totally different. Means Sanskrit was totally different from Arabic and Persian. And someone who did not know Sanskrit could not understand India. तो हिंदुस्तान में आया और संस्कृत ना जाने तो फिर कहां से पढ़ेगा? And the ideas and the concepts could not be easily translated from one language to another language. In this way, we can say that the first barrier for any foreign traveler in a foreign land would be the barrier of language, and the same barrier was with Al-Biruni also. Second barrier was Al-Biruni identified was the difference in religious beliefs. तो ये दूसरा barrier है उसके साथ. दूसरा barrier क्या है? Differences in religious beliefs. भाई उसके यहाँ अलग धर्म चलता है, हमारे यहाँ अलग धर्म चलता है, तो वो जो रिलीजियस डिफरेंसेस थे वो उसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम करते थे. He could not understand. He did not understand very easily about all these things. Third barrier, तीसरा क्या था? सर he was Muslim ना, और वो मुस्लिम पीरियड में ही तो आया था, तो कैसे डिफरेंस हुआ? बेटा अभी मुस्लिम पीरियड कहाँ शुरू हुआ था? अभी तो वो महमूद ऑफ गजनी के साथ आ रहा है. और आपको याद है कि महमूद गजनी तो केवल अटैक कर रहा था, उसने तो कोई एम्पायर ही नहीं बनाया था. एम्पायर हिंदुस्तान में कब बना है? उसके लगभग 200 साल बाद. ठीक है ना. 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मुस्लिम एम्पायर शुरू किया, वो भी दिल्ली भर में. उसके पहले तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था. तो जाहिर सी बात है अभी मुस्लिम एम्पायर शुरू होने के 200 साल पहले आया था, अभी तो वो सिर्फ अटैक कर रहा है उधर. तो यहाँ पर नॉर्मली लोग जो रहते थे वो हिंदू थे, बौद्ध थे, एंड ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द रिलीजियस बिलीव्स. हिंदुस्तान का बिलीव कैसे कोई अरेबिक समझ पाएगा? उज्बेकिस्तान का आदमी कैसे समझ पाएगा कि हम कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं, अश्वमेध क्या होता है, यज्ञ कैसे होता है, ये सारी चीजें उसके समझ नहीं आती थी. और तीसरा बैरियर लोकल. टाइम पे कोई पर्टिकुलर रूलर नहीं था ना, मतलब ऐसे ही लोग अपना हिंदुइज्म और बुद्धिज्म फॉलो करते थे. नहीं, अलग अलग जगहों के छोटे छोटे बहुत सारे रूलर्स थे. ठीक है, जैसे अब गुजरात में भीमदेव हुआ करते थे कहीं पे, और इस तरह के रूलर्स हुआ करते थे. सर कोई एक रूलर बहुत सारे पार्ट्स में पे रूल नहीं कर रहा था उस टाइम पे ना? नहीं, कोई चक्रवर्ती सम्राट जैसा नहीं था, कोई बड़ा एम्पायर नहीं था. होल इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टेरिटरीज एंड ईच टेरिटरी वाज गवर्न्ड बाय अ पर्टिकुलर स्मॉल रूलर्स. बेसिकली दीज रूलर्स वर राजपूत्स. ये ज्यादातर राजपूत हुआ करते थे जो शासन करते थे, क्षत्रिय रूलर्स थे. ठीक है, तो इस तरीके से ये बटा हुआ हिसाब किताब होता था. आप देखो उस दौर में कहीं पर जो है वो चौहान शासन कर रहे हैं, चंदेल हैं,
परमार हैं। हाँ, तो इस तरीके से ये सब बटा हुआ होता था इलाका। हिंदू शाही वंश जो है वो सब कश्मीर और उसके ऊपर शासन करते थे। सब बटे हुए थे, मतलब इंडिया वॉज नॉट अ यूनाइटेड इंडिया। अगर यूनाइटेड होता तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता था कि कोई मुस्लिम आक्रांता आकर के घुस करके अपनी राज्य स्टैब्लिश कर लेता। ये इकट्ठा होता तो किसी गजनवी की औकात थी हिंदुस्तान में घुसने की? गजनवी तो गजनवी समझ लो, गजनवी से बहुत ताकतवर सिकंदर हुआ करता था, जब वो नहीं घुस पाया तो किसकी औकात हो सकती थी? तो अगर विदेशियों ने हिंदुस्तान में घुसने की हिमाकत दिखाई है तो सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, और वो वजह थी डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंट्री। जब देश हमारा बटा है तब जाकर के ये आसान हो पाया विदेशियों के। और वो कभी भी मुगल एम्पायर में भी, अब आप समझो कि जब तक मुगल एम्पायर ताकतवर हुआ करता था, अकबर के टाइम में नहीं औकात हुई किसी विदेशी कंपनी की जो है कि आकर के और वो इस तरीके से एस्टेब्लिश हो जाए। ठीक है, हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी आ तो गई थी अकबर के ही टाइम में। अकबर 1605 तक जिंदा रहा है और 1603-4 तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना काम धाम शुरू कर दिया था थोड़ा बहुत, लेकिन उनकी औकात नहीं। अकबर ही तो छोड़ दो, अकबर तो बहुत बाद की बात है, अकबर के बाद जहांगीर आया, शाहजहां आया, औरंगजेब तक हम कह रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी नहीं सोचा कि हम शासन कर पाएंगे। लेकिन हाँ, औरंगजेब के बाद जो उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ के छोटे छोटे स्टेट्स अलग होते जा रहे हैं, मराठा अलग लड़ रहे हैं, कर्नाटक वाले अलग लड़ रहे हैं, हर जगह पे सब बंटवारा हो चुका है, इसका उन्होंने फिर फायदा उठाया। उन्हें लगा कि यार ये पागल है, सब आपस में भिड़ रहे हैं, अच्छा मौका है, लूट लो। सेम यही चीज इसके पहले तक रही है। जिस जमाने में यहाँ पर ललितादित्य मुक्तापीड हुआ करता था, नहीं औकात पड़ी किसी की घुस के आने की, वो जाकर के अफगानिस्तान तक पीट के आता था लोगों को। ठीक है, और ऐसे ही हर्ष के टाइम पे भी नहीं किसी की औकात पड़ी है। हर्ष के बाद से क्या हुआ कि डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हुआ, छोटे छोटे राजा अलग अलग इलाकों में आ गए, और ये जो है बढ़िया मौका रहा है मुसलमानों के घुसने का। तो जब कभी भी हमारे यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन हुआ है, इस डिसइंटीग्रेशन ने मौका दिया है विदेशियों को घुसने का। तो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फर्स्ट बैरियर तो लैंग्वेज का था, लैंग्वेज समझ नहीं आती थी। दूसरा रिलीजियस बिलीफ, वो नहीं समझ में आता था कि हमारे यहाँ एक तो मूर्ति बनी हुई है जिसमें मुंह बंदर का है, पूंछ भी निकली हुई है, गधा लिया हुआ है, समझ में नहीं आता उसको ये क्या है। ये तो उसको तब समझ में आएगा जब वो हिंदुस्तान के कल्चर को समझेगा। तीसरा बैरियर था लोकल पॉपुलेशन। लोकल पॉपुलेशन भी तो हमारे यहाँ की वैसी ही थी, वो किसी को क्या सही सही बताएगी? भाई आपसे कोई अजनबी आकर के पूछे कोई ट्रेडिशन, कोई परंपरा, किसी चीज के बारे में, तो आप क्यों बताना चाहोगे? आप तो टालोगे ना कि भागे यहां से, इससे क्या मतलब तुम्हें? और खास करके ब्राह्मण तो बिल्कुल नहीं बताते थे। ब्राह्मण ऑफन कोटेड फ्रॉम वेदास एंड पुराणास, भगवत गीता, वर्क्स ऑफ पतंजलि एंड मनुस्मृति, इन्हीं सारी चीजों से की बातें करते थे, और ब्राह्मण अपना ज्ञान छिपा के रखते थे, किसी को बताते भी नहीं थे। तो इस तरीके से अलबरूनी को ये सारी दिक्कतें हुई। तो जब इतनी दिक्कत हुई तो फिर अलबरूनी ने किताबुल हिंद लिख कैसे दी? इतनी दिक्कतों लास्ट वाज इग्नोरेंस। हाँ नहीं, लास्ट वाज नॉट इग्नोरेंस, लास्ट पॉइंट ये था इंसुलैरिटी। मतलब जो यहाँ के लोग हुआ करते थे वो बिल्कुल अलग थलग रहना चाहते थे, विदेशियों के साथ बहुत मिक्सअप नहीं होना चाहते थे, वो बहुत फ्रैंक नहीं थे कि खुल के किसी का स्वागत करेंगे, उसे बताएंगे। हम अपना ज्ञान अपने तक छिपा के रखते थे। ना बताने वाली प्रथा तो हमारे यहाँ बहुत है आज भी अभी आप देखो, खास करके सेंसस वाले अगर किसी के घर में पहुंच जाए, जनगणना वाले, और पूछने लगे आप बताओ आपके पास क्या क्या सामान है, तो वो हम आधा ही बताते हैं, हम पूरा बताते ही नहीं। यही हाल होता था पहले। तो घर के मेंबर्स को भी पूछते हैं तब भी नहीं बताते। बिल्कुल नहीं बताते। ये सारी चीजें पहले भी होती थी कि हम क्यों बताएं भाई अपनी। ब्राह्मणों को लगता था कि हम अपना ज्ञान बांट देंगे तो फिर तो हमारी इज्जत कौन करेगा, इसी से तो हमारी इज्जत, तो हम और नहीं बताएंगे। लेकिन अब बात आई कि जब इतनी मुश्किलें थी तो अलबरूनी ने सीखा कैसे? तो अलबरूनी ने जो कुछ भी सीखा वो ज्यादातर उसने किताबों को पढ़ करके सीखा। ठीक है,
अलबरूनी ने बहुत सारी किताबें पढ़ी, वेदों के बारे में पढ़ा, उपनिषदों के बारे में पढ़ा, संस्कृत लिटरेचर के बारे में पढ़ा, और उनसे उसने जो सीखा, तो आप यूं कह सकते हो कि थ्योरेटिकल नॉलेज इंडिया के बारे में उसने ले लिया, प्रैक्टिकल नॉलेज अभी भी उसके पास बहुत नहीं था। मतलब इसका ये हुआ कि थियरी के रूप में तो वो बिल्कुल जान गया था कि हिंदुस्तान में कास्ट सिस्टम है, हिंदुस्तान में ये सिस्टम है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या था, क्या जो किताबों में लिखा है वही एक्चुअली होता है? नहीं, बहुत अंतर होता है। किताब में तो लिखा है कि क्षत्रियों को छोड़ के और किसी को राजा ही नहीं होना चाहिए, तो क्या ऐसा है? किताबों में तो लिखा है कि अनुलोम विलोम विवाह के अलावा प्रतिलोम विलोम विवाह नहीं होना चाहिए, तो क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब हुआ कि कास्ट सिस्टम या और भी बाकी रिजिडिटीज के बारे में जो बुक्स कहती हैं वो थ्योरेटिकल बातें करती हैं, बट प्रैक्टिकल थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। ऑलवेज बुक्स आर नॉट बीइंग प्रैक्टिस्ड, किताबें हमेशा प्रैक्टिस में नहीं आती। तो अलबरूनी ने फिर भी जो कुछ पढ़ा और जो कुछ देखा उसके हिसाब से काफी कुछ लिखा है। तो अलबरूनी ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज जो अपनी किताब में लिखी है वो है कास्ट के बारे में। क्या लिखा है उसने कहा कि he tried to explain the caste system by comparing it with the other societies। वो जिस समाज से आता था वहां पर भी कास्ट सिस्टम था, तो इस वजह से जब हिंदुस्तान के बारे में उसने लिखना शुरू किया तो वो ट्राई किया कि इसके साथ वो कंपेयर करे। अच्छा, मैथमेटिकल अप्रोच था तो कंपैरिजन बनता भी था। तो उसने देखा था कि एंशिएंट पर्शिया में 4 सोशल कैटेगरीज होती थी। कौन कौन सी? नाइट्स एंड प्रिंसेस, मॉन्क्स एंड फायर प्रीस्ट्स, and lawyers, then physicians and astronomers and other scientists। ठीक है, ये 4 होते थे इनके यहां, जिसमें पहला था नाइट्स एंड प्रिंसेस। आप इन्हें क्षत्रिय कह सकते हो क्योंकि इनके यहाँ जो कैटेगरी होती थी वो क्षत्रियों की कैटेगरी नाइट्स एंड प्रिंसेस वाली होती थी। देन मॉन्क्स, फायर प्रीस्ट एंड लॉयर्स, इन्हें आप ब्राह्मण कह सकते हो क्योंकि हमारे यहाँ जो ब्राह्मण होते थे वो यही काम करते थे। मॉन्क्स होते थे, फायर प्रीस्ट्स होते थे, या लॉयर्स होते थे तो न्याय वगैरह भी वही करते थे। आप देखो मनुस्मृति में मनु न्याय ही कर रहे हैं। देन फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर्स एंड अदर साइंटिस्ट, ये तीसरी कैटेगरी, और फिर कॉमन पीपल तो होते ही थे। अब जाहिर सी बात है ये 4 कैटेगरी होती थी पर्शिया में। इंडिया को भी समझने के लिए उसने यही 4 कैटेगरी में बांट के देखा कि यहां पर भी सेम चल रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नाम उनका अलग अलग है बट दे आर ऑल्सो सिमिलर टू पर्शिया। हालांकि एकदम सेम नहीं है हमारे यहाँ लॉयर उसमें नहीं आते जिस ग्रुप में इसने डाला हुआ, लेकिन इसने अपने हिसाब से समझा उसे। सोशल डिविजन्स वर नॉट यूनिक टू इंडिया। इसने बताया कि सोशल डिवीजन केवल इंडिया में ही नहीं है, हर जगह पे हुआ करता था। विद इन इस्लाम आल्सो ऑल मेन वर कंसीडर्ड इक्वल बट द डिफरेंसेस वर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ पिटी। भले ही इस्लाम को बहुत ज्यादा इक्वलिटी पसंद धर्म कहते हैं कि उसमें सारे लोग इक्वल होते हैं, लेकिन इतने इक्वल उसमें भी नहीं होते, उसमें भी थोड़ा बहुत अंतर होता है। आज भी देखो इस्माइली हैं, कादरी हैं, कलंदरी हैं, ये हैं वो हैं, तो इस्लाम में भी बड़े सारे सेक्ट्स डिवाइड हो गए हैं। हिंदुस्तान में 4 वर्ण होते थे, इसके बारे में उसने लिखा। अच्छा देखो, अब हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति लिखेगा तो ये क्यों लिखेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये बहुत कॉमन सी चीज है, बट सिंस ही वाज फ्रॉम आउटसाइड दैट्स व्हाई दिस डिवीजन ऑफ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर हिम, दैट्स व्हाई ही हैड रिटन अबाउट दैट। ही डिड नॉट एक्सेप्ट द ब्राह्मणिकल नोशन ऑफ पोल्यूशन। उसने माना कि 4 वर्ण यहाँ पे होते हैं, लेकिन उसने ब्राह्मणिकल नोशन ऑफ पोल्यूशन को नहीं माना। यहाँ पे वो देखो लॉजिक लगा रहा है। अब ये ब्राह्मणिकल नोशन ऑफ पोल्यूशन क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि ब्राह्मण्स बिलीव्ड दैट शूद्रास और चांडाल्स और सम अनटचेबल कास्ट पीपल, they are polluted and by touching them we might be polluted, that's why it's better not to touch them। इन्हें छूने से बचना चाहिए, इसको हम कहते हैं अंत्यज। ऐसे लोग जिनको त्याग दिया जाए, इनको नहीं छूना है। छुआछूत बहुत होती थी, लेकिन अलबरूनी को लगता था ये छुआछूत वाली प्रथा गलत है। आपको क्या लगता है? आपके हिसाब से छुआछूत सही है? नो सर।
सेम अल-बरूनी का भी था, तो आप सोचो आप ही के जैसा अल-बरूनी था। He said that everything which falls into a state of impurity strives and succeeds in regaining its original condition of purity। वो कहता है कि हर वो चीज जो एक टाइम में इम्प्योर होती है अपने आप प्योर हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही प्योर है बस। उसने कहा sun cleanses the air and salt in the sea prevents the water from being polluted। नेचर में अपने आप पवित्र करने की क्षमता होती है, ठीक है। नेचर में क्या पवित्र करने की क्षमता कैसे होती है? अब आप देखो, नेचर में ये क्षमता होती है कि सूरज की धूप हवा को शुद्ध कर देती है, ठीक है। जो समंदर में खारापन होता है यानी साल्ट, वो सी वाटर को पोल्यूट होने से बचा लेता है। तो इसी तरीके से द नोशन ऑफ पोल्यूशन व्हिच वाज इंट्रिंसिक टू कास्ट सिस्टम वाज अगेंस्ट लॉजिकल बातें कर रहा था। हाँ, तो उसके हिसाब से हर एक चीज अपने आप पवित्र होती रहती है। तो ये जो कास्ट सिस्टम वाला चीज है वो बिल्कुल अगेंस्ट है, वो गलत है, लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट है। नेचर ने कोई ऐसा भेदभाव नहीं बनाया। Al-Biruni's description of caste system was deeply influenced by his familiarity with the normative संस्कृत टेक्स्ट। और अल-बिरूनी ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बारे में जो कंसेप्ट डेवलप किया था वो उस ग्रंथ के आधार पे था, वो किताबों के आधार पे था जिन्हें हम स्मृतियां कहते हैं, जैसे मनुस्मृति। क्योंकि ये इसमें लिखा भी हुआ है कि इंडियंस बिलीव दैट ब्राह्मण्स वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम the mouth of Brahma, and Kshatriya from soldier, Vaishya from waist and thighs, Shudras from feet। तो ये वो चीज थी जो बताती है कि सेम यही वर्णन आपको पुरुष सूक्त में मिलता है, जो कि ऋग्वेद का 10वां मंडल है। तो आप सोचो कि इसको कुछ न कुछ जानकारी तो वेदों की रही होगी, तब तो ये कह रहा है ऐसी बात। Then the next topic is Al-Biruni's description of India। इंडिया के बारे में उसने क्या कुछ लिखा हुआ है, ये हम फटाफट पढ़ लेते हैं। तो जो है सबसे पहली चीज तो अल-बिरूनी की किताब में डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ महमूद्स इन्वेजन, इसके बारे में अल-बिरूनी ने लिखा है। अल-बिरूनी लिखता है कि महमूद एंडेड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया, कि महमूद ने अटैक करने के साथ ही हिंदुस्तान की प्रॉस्पेरिटी को खत्म कर दिया। So cruelly exploited and penalized the people, especially Hindus, that Hindus became disgruntled like dust particles। एकदम धूल बन गए, खत्म हो गई उनकी सारी जो भी उनके पास प्रॉस्पेरिटी थी, वो सब मिट्टी के समान हो गई, बेकार हो गई। Hinduism became a matter of history। हिंदुइज्म अब इतिहास बन गया है। इट मींस दैट देयर केम अ डाउनफॉल ऑफ हिंदुइज्म, द फीलिंग ऑफ हेट्रेड प्रिवेल्ड इन द हार्ट्स ऑफ रिमेनिंग हिंदूज। तो महमूद के अटैक के बाद हिंदुस्तान के हिंदुओं के दिमाग में, दिल में, खास करके मुसलमानों के लिए नफरत का बीज वो जो है जमने लगा। अल-बिरूनी ने इसके बारे में बताया। देन शिफ्टिंग ऑफ एजुकेशनल सेंटर, इसके बारे में भी लिखा हुआ है उसने कि महमूद के अटैक के बाद एजुकेशन का डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हुआ, ठीक है। एज अ रिजल्ट द एजुकेशनल सेंटर कंसंट्रेटेड इन कश्मीर, बनारस एंड अदर प्लेसेस ड्यू टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द इस्लामिक सेंटर्स। और इस वजह से जो पहले हिंदुस्तान की ज्यादातर शिक्षा तक्षशिला वगैरह में होती थी, अब वो तक्षशिला वगैरह से हट करके और बनारस वगैरह में चली गई शिक्षा। क्यों चली गई? क्योंकि वो इस्लामिक सेंटर से दूर हैं। तो जहां कहीं भी इस्लाम घुसा वहां से उसने एजुकेशन भी खत्म कर डाला। ये भी एक बैड इफेक्ट है जिसके बारे में अल-बिरूनी ने लिखा हुआ है। फीलिंग ऑफ हिंदू अबाउट मुस्लिम, अल-बिरूनी ये भी लिखता है कि हिंदू सफर फ्रॉम द डिफेक्ट सच एज दे डिजायर टू लिव इन आइसोलेशन फ्रॉम द अदर कंट्रीज, दे कंसीडर्ड द मुस्लिम्स एज म्लेच्छ। मुस्लिमों को म्लेच्छ माना जाता है, अनटचेबल्स माना जाता है, बाइकॉटेड माना जाता है हिंदुओं के द्वारा। ये फीलिंग पैदा कर दिया। पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में भी वो लिखता है अल-बिरूनी, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे। कह रहे थे ना कि द होल कंट्री, इंटायर कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्टेट्स एंड occasionally they used to quarrel among themselves।
देश छोटे छोटे कई टुकड़ों में विभाजित था और वो आपस में लड़ा भी करते थे, जैसे मालवा, सिंध, कन्नौज, कश्मीर, ये सब आपस में लड़ते थे। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो यहां से शुरू होती है कहानी। जब आप अलग अलग स्टेट्स में रहोगे, लड़ना भिड़ना शुरू कर दोगे, डिसइंटीग्रेशन होगा, तो डेफिनेटली द डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ कंट्री इनवाइट्स द फॉरेनर्स टू अटैक, इट गिव इम्पेचुअस। देन सोशल सिस्टम के बारे में भी उसने लिखा। क्या लिखा? कि कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान में, हालांकि इतना नहीं था जितना उसने लिखा, क्योंकि वो किताब पढ़ रहा था ना, तो किताब में ज्यादा दिखा उसे। अर्ली मैरिजेस के बारे में लिखा कि हिंदुस्तान में बहुत जल्दी से शादियां हो जाती, हाँ ये बात तो ठीक रही होगी। और पेरेंट्स ही मैरिजेस अरेंज करते थे, ये बात भी सही है, क्योंकि आज तक भी अरेंज मैरिजेस ज्यादा होते हैं। He does not mention about the system of dowry, but he writes about the स्त्री धन। स्त्री धन लिया दिया जाता था, हालांकि डॉरी के बारे में नहीं बताता, लेकिन हाँ स्त्री धन होता था, मतलब स्त्री को दिया जाने वाला धन। रिलीजन के बारे में अल-बरूनी उसको कन्यादान नहीं बोलते हैं। हाँ कन्यादान ही है, वही है। अल-बरूनी ये भी बताता है कि हिंदूज ऑफ द रूरल रीजन्स वर्शिप्ड मेनी गॉड्स एंड गॉडेसेस। ये जो है पॉलिथिज्म है, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करना, ये हिंदुस्तान में था। इसके बारे में लिखता है, वो लिखता है कि गॉड्स हमारे यहाँ पे माने जाते हैं परमानेंट, बियॉन्ड द बिगिनिंग एंड एंड, ऑल पावरफुल, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट, विद ऑल कॉन्शियसनेस एंड द गिवर ऑफ लाइफ, नरिशर, वर्किंग एट हिज विल। तो इस तरीके से जो हिंदुस्तान में गॉड का कंसेप्ट है वो समथिंग लाइक दैट, इस तरीके का है। जुडिशरी सिस्टम, न्याय व्यवस्था के बारे में भी वो लिखता है कि यहाँ पर न्याय पाने के लिए किसी भी व्यक्ति को एप्लीकेशन लिखने की जरूरत होती है। सबसे पहले वो एप्लीकेशन लिखेगा, अपने पॉइंट्स उसमें लिखेगा क्या उसे चाहिए, एंड देन देयर वाज अरेंजमेंट्स फॉर ओरल जस्टिस। ज्यादातर यहाँ पर पंचायतें बैठती हैं, ओरल जस्टिस हो जाता है, पंचायत बैठती है, वो फैसले कर देती है, ठीक है। जस्टिस डिपेंडेड अपॉन आई विटनेसेस, गवाह जो कहते हैं वही मान लिया जाता था। और गवाही से पहले ओथ, कसम खिलाई जाती थी, मतलब वो होता ना सोना, तुलसी, गंगा जल, इस तरह की चीजों को उठवा करके और उससे कसम खिलाते थे कि तुम कसम खाओ, जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। और कसम कोई खा लेता था तो मान जाते थे कि हाँ सही बोल रहा है, झूठी कसमें लोग नहीं खाते थे। सो ये तरीका होता था हिंदुस्तान में न्याय का, अब थोड़े रह गया। रूल ऑफ लॉ, यहाँ पर कानून का शासन चलता था। सो हिंदू ट्रेडिशन इस मामले में, जस्टिस वाज नॉट इक्वली अवॉर्डेड टू ऑल पीपल, इट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कास्ट। कास्ट के हिसाब से अलग अलग होता था, यानी ब्राह्मण को सबसे कम सजा मिलती थी, क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र इस तरह के लोग हैं तो ज्यादा सजा मिल जाती थी। ब्राह्मणास वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम डेथ सेंटेंस, ब्राह्मण कितना भी बड़ा अपराध कर दे उसे मृत्यु दंड नहीं होती थी। if a Brahman murdered someone, he was required to repent through fast, prayers and charity। अगर किसी की हत्या भी कर दे तो उसे ज्यादा से ज्यादा बस जो है प्रेयर करना पड़ता था, फास्ट रखना पड़ता था बस, या कभी कभार उसे गांव से, देश से निकाल देते थे, इससे ज्यादा पनिशमेंट नहीं दिया जाता। द पनिशमेंट फॉर थेफ्ट डिपेंडेड ऑन द नेचर ऑफ बिग और स्मॉल थेफ्ट। चोरी के लिए सजा इस बात पे निर्भर करती थी कि चोरी कैसी है, बड़ी है छोटी है। रेवेन्यू सिस्टम क्या था? रेवेन्यू सिस्टम ये था कि 1/6 हिस्सा प्रोड्यूस का रेवेन्यू के रूप में लिया जाता था, जितनी खेती में पैदा होती थी 1/6 राजा चार्ज कर देता था, और ब्राह्मणों के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था। आइडल वर्शिप चलता था, ये सारी चीजें हैं। कल्ट्स एंड कल्चर, सती सिस्टम बहुत प्रचलित था इस दौर में। जो है विडो रिमैरिज नहीं हुआ करते थे नॉर्मली, इक्का दुक्का बीच में हो जाए तो अलग बात है। सो अकॉर्डिंग टू अल-बरूनी, पीपल ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट वर एक्सीलेंट फिलोसोफर्स, गुड मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर्स। यहाँ के लोग ऐसे भी हैं जो बढ़िया मैथमेटिशियन हैं, एस्ट्रोनॉमर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं। He criticized the hypocrisy of Brahmin scholars because despite of explaining the scientific values of ancient texts, they preferred to mislead the masses and keep them steeped in ignorance and superstition। वो हिंदुस्तान के कुछ एक विद्वानों का मजाक भी उड़ाता है, उनसे बड़ा नफरत भी करता है इस बात को लेके कि हिंदुस्तान के जो ब्राह्मण है वो तार्किक बात नहीं करते, लॉजिकल बात नहीं करेंगे, बल्कि वो
इग्नोरेंस और सुपरस्टिशन और इस तरह के अंधविश्वासों में लोगों को उलझाते हैं। ये एक चीज उसको खराब लगी, बाकी कई चीजों के मामले में उसने अच्छाई भी बताई है। तो ये सारा कुछ वर्णन है अल-बरूनी का हिंदुस्तान के बारे में। आई होप कि यू कुड अंडरस्टैंड इट बेटर। So in next class we'll continue further. Thank you so much for this.